हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। बच्चों, हम लोग आज करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ लाइट। जी हाँ, जो कि क्लास 10th में है बेसिक्स ऑफ लाइट, और 12वीं में तो है ही, 12th में भी है। 12th में थोड़ा एडवांस तक गया हुआ है और 10th में थोड़ा बेसिक्स है। तो 10th और 12th काफ़ी रिलेशन है फिजिक्स में। तो अगर आपको 12th में अच्छा करना है, साइंस आपको लेनी है, तो 10th की जो लाइट है वो अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तो ये मज़ा आएगा बच्चों आपको। तो स्टार्ट करते हैं। लाइट 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 लाइट, अंधेरा हो गया। दिस इज लाइट। तो लाइट में बच्चों दो चीज़ें हमारे को देखनी है कि जब मिरर से लाइट स्ट्राइक करेगा तो टकरा के वापस आएगा, और लेंस से या कोई ग्लास से आप कह लें स्ट्राइक करेगा तो ग्लास के उस पार जाएगा, लाइट वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें पढ़नी है हमारे को। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट कमिंग बैक टू द सेम मीडियम, और दूसरा टॉपिक होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट दूसरे मीडियम में चला गया, या फिर सेम मीडियम भी है तो लाइट रिफ्रैक्टेड, लाइट दूसरी ओर चला गया, वापस नहीं आया मेरे पास। तो इन दो टॉपिक को अगर हम रिलेट करें, दोनों के लॉज होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी होते हैं और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं। और जब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हम लोग मिरर की बात करते हैं, और रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो लेंस की बात करते हैं। यानी कि हमारे को पहले पढ़ना है मिरर, फिर पढ़ना है लेंस। तो दोनों पढ़नी है, दोनों के लॉज भी पढ़ने हैं। तो देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे को क्या कहता है। पहले सोच लो रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन हम लोग क्या बोलेंगे? द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं। बैक टू द सेम मीडियम, बैक टू द सेम मीडियम। ठीक है बच्चों, द बेंडिंग या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक टू द सेम मीडियम, वापस उसी मीडियम में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब जहां पर फ्लैट सरफेस हो, ये क्या हो गया? मिरर हो गया, फ्लैट मिरर है। लाइट ऐसे आएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे आएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे आएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन। लेकिन जहाँ पर सरफेस थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे हो, ऐसे ऐसे जैसा हो, ऐसे जैसा हो, तो यहाँ होगा नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन। ये भी एक मिरर की तरह ही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऐसे आएगा इधर चला जाएगा, ऐसे आएगा इधर चला जाएगा, राइट, ऐसे आएगा इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा रेज। यहाँ पे रेज यूनिफॉर्म थे, आने वाले भी और जाने वाले भी। तो जहाँ पर रफ सरफेस हो, ऊपर नीचे सरफेस हो, यूनिफॉर्म नहीं हो, तो वहाँ पे होगा नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, इजी है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है। आपको बस नोट डाउन करना है, सोचना है, थोड़ा समझना है। आपको मैं बिल्कुल धीरे धीरे ले जाऊँगा बेसिक्स, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो, और इसके बाद कहीं भी कभी भी लाइट पढ़ने की जरूरत पड़े ही नहीं। इतने अच्छे से आप समझ लो यहाँ पे। तो पूरा थ्योरी में समझाऊंगा अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चंस भी कर लेंगे। क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके आगे हमारे को करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो
सबसे पहला लॉ होता है, हमें ये समझना है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये मिरर है, ऐसे लाइट रे आ रहा है स्ट्राइक करने को, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल, ठीक है। इसका नाम क्या है? नॉर्मल। और ये क्या है? ये है इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ ही ड्रॉ करते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो मिरर के साथ एंगल लेने लग जाते हैं, दैट इज नॉट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमेशा नॉर्मल के साथ। और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक लाइन है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और तो आप हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लो। पहले आप लिख लो नॉर्मल क्या होता है। द लाइन which is perpendicular to the reflecting surface। रिफ्लेक्टिंग आगे पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्टिंग भी मिलेगा, टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे को मालूम होना जरूरी है कि नॉर्मल क्या होता है, इसको नोट करते रहो। ठीक है, अब बोलेंगे इंसिडेंट रे क्या होता है। इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे क्या है? द लाइट विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द लाइट रे विच strike the reflecting surface। ठीक है, वो इंसिडेंट हो गया। दूसरा हमारा क्या डिफाइन करनी है? रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे which coming away, which going away from this reflecting surface, the light ray which is going back, which is going away from the reflecting surface, from the reflecting surface से जो दूर जा रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई को क्या बोलेंगे? आई को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस 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 इंसिडेंस, angle of incidence. So angle of incidence is equal to what? Angle between incident ray and normal. Angle between incident ray and normal। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बड़े आराम से आप लिख सकते हो। और रिफ्रैक्टेड रे क्या है? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, तो कुछ पोर्शन में हटा रहा हूं, यहां मैं लिखूंगा रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। It is the angle between normal and a reflected ray। देखो बच्चों, है ना इजी, बहुत ही इजी है, कोई भी आदमी कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो समझ सकता है। इसको नोट कर लो बच्चों प्लीज। हमने लॉज अभी लिखा नहीं है, अभी मैं सिर्फ पॉइंट समझा रहा था कौन सा चीज क्या है। अभी कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट डाउन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, बहुत ही बेसिक सा लॉज है ये। जितने एंगल पे, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ये अगर 1 डिग्री है तो ये भी 1 डिग्री है, ये अगर 0 डिग्री है तो ये भी 0 डिग्री है। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि किसी भी मिरर पे अगर कोई परपेंडिकुलर रे ऐसे आएगा, स्ट्राइक करेगा, तो परपेंडिकुलर जो ले आ रहा है वो तो नॉर्मल के अकॉर्डिंग आ गया, बिल्कुल नॉर्मल के साथ साथ आ रहा है, तो एंगल तो 0 हो गया, और ये वापस भी ऐसे ही जाएगा बिल्कुल, तो यहाँ आर भी 0 हो गया। तो लिख सकते हैं द रेज विच स्ट्राइक परपेंडिकुलर टू द मिरर हैज 0 एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड 0 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ आई भी 0 होगा और आर भी 0 होगा। ठीक है बच्चों, सो ध्यान से पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे हम लोग? पॉइंट नंबर 2 में लिख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane. Incident ray, normal and reflected ray, तीन चीज की नाम लेना बच्चों, तीन नाम लेने हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल lie in the same plane। ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, मतलब बोर्ड के प्लेन में ही सारे मिल गए मुझे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये दो लॉज हैं, तो इससे आपका यही दो लॉज पढ़ने हैं, तीसरा कोई लॉ नहीं होता है बच्चों। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मिरर के बारे में सोचते हैं, कैसा होता है मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और क्या कौन सा साइन कन्वेंशन लेना होता है, सो एवरीथिंग। प्लीज मेक ए नोट। तो जब रिफ्लेक्शन की बात आती है तो हम लोग बच्चों मिरर पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? मिरर। तो यहां लिख लो मिरर। अब ये मिरर के टाइप्स कितने होते हैं? तो सबसे पहले आप एक फुटबॉल बना लो ऐसे, दिस इज अ फुटबॉल, गोला, ये ग्लास का गोला है, ग्लास का फुटबॉल है। आपने क्या किया कि इस तरफ से इसको सिल्वरिंग कर दिया। ये क्या कर दिया? सिल्वरिंग कर दिया। मतलब अंदर वाला जो पोर्शन है वो ग्लास ही है, बाहर का पोर्शन हमने सिल्वरिंग कर दिया है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है। अभी मैंने क्या किया कि दूसरे साइड में यहाँ पे अंदर में मैंने पेंट कर दिया, सिल्वरिंग पेंट कर दिया, सिल्वर। तो ये क्या होगा? अंदर सिल्वर होने की वजह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका बाहर की तरफ है,
अब आप अगर सिर्फ मैं इतने की बात करूं, देखो इसका कुछ सेंटर भी तो होगा ओ, कुछ इसका रेडियस होगा आर, ठीक। अगर मैं सिर्फ इतने की ही बात करूं ऐसा, तो मैं इस पोर्शन को काट के बाहर निकाल रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा ना, दिस इज, ठीक है। इसको काट के मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये जो बना है इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और अगर मैं इस चीज को यहां से काट के बाहर निकालूं, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, है ना। दो मिरर की हम बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। दोनों ही केस में हमारे को मिरर ही है, दोनों ही केस में रिफ्लेक्शन होने वाला है, दोनों ही केस फॉलो करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है, ठीक है बच्चों। ध्यान देने वाली बात है, दोनों का यूज अलग अलग है। तो ये जो रेडियस हम लोगों ने बनाया, वो रेडियस सेंटर, मान लो इसका सेंटर अगर मिलाएंगे, सेंटर यहाँ कहीं पे होगा ना, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्वेचर है उसका ये रेडियस है आर, ठीक है, आर। तो इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आपको समझने पड़ेंगे। बिल्कुल सेंटर लाइन है, बिल्कुल हमने सीधा लाइन ले गए हैं, तो ये क्या करेगा, इस मिरर को 50-50 में डिवाइड करेगा। तो यहाँ जो पॉइंट होगा उसको बोलते हैं पोल, P से डिनोट करते हैं। The line passing through the center and divides this concave mirror in two equal parts, that point is called pole and this line is called principal axis. इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को कंटिन्यू कर दो तो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये टर्म समझ लो बच्चों, इंपॉर्टेंट टर्म से आ सकता है एग्जाम में ना, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट डू यू मीन बाय पोल। अब ये जो रेडियस है इसको हाफ अगर कर दें तो उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है r/2, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। स्मॉल f इज द लेंथ फ्रॉम पोल टू हाफ द रेडियस, f इज इक्वल टू r/2। क्लास 10th में इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन जब आप 12th में जाओगे तो इसका डेरिवेशन भी आपको मिलेगा कि ये आया कैसे, ठीक है। फिलहाल डेरिवेशन क्लास 10th में नहीं करना है आपको, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, टर्म्स को समझ लो। O को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, O को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस चीज को हम लोगों ने लिख लिया है। पोल क्या है, पोल इज द लाइन, इज द पॉइंट विच लाइज ऑन द मिडिल पॉइंट, पॉइंट ऑफ सिमेट्री ऑन द कॉन्केव मिरर, या फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम है, इसके लिए कुछ अलग नहीं है। इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होगा, सेंटर से जो लाइन जाएगा वो पोल, वो जो मिरर को डिवाइड करेगा, दैट इज सेम प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों के लिए डेफिनेशन सेम होगा, चेंज नहीं होने वाला, बस रिफ्लेक्टिंग सरफेस अलग अलग है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है ना। देख रहे हो, स्फीयर के अंदर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्फीयर के बाहर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दोनों का यूज अलग अलग है, और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हम लोग कर लेंगे। इसको आप लोग नोट कर लो प्लीज। तो हम लोगों ने ये फार्मूला किया है छोटा सा, F इजिकल टू r/2। और हमारे को जब अब बात करनी है कि किस किस केसेस में कितने कितने ऑब्जेक्ट इमेज होते हैं, उसका सिंबल्स क्या क्या होते हैं। तो F का आप लोग समझ गए, जहाँ भी F को आप F मिलेगा लाइट वाले टॉपिक में आप समझ जाना, ये फोकल लेंथ है, पोल से लेके हाफ ऑफ द रेडियस का डिस्टेंस होता है ये। और O को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक्सिस आपको समझ में आ गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जब हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, कॉनकेव मिरर में क्या क्या होता है, बहुत सारे केसेस यहाँ पॉसिबल हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें और इमेज कहाँ बनेगा, इसमें बहुत सारे केसेस हम लोग करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंबल्स और साइंस की बात करेंगे। दिस वन, सिंबल्स एंड साइंस। तो सिंबल का मतलब है, देखो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोगों को इमेज देखना होता है, अपना इमेज देखना हो या किसी भी चीज़ का इमेज दिखना हो। अगर अपना इमेज दिखना हो, माई सेल्फ विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, राइट। मुझे इस पेन का इमेज दिखना हो, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जिसका हमें इमेज देखना है। तो ऑब्जेक्ट के लिए साइन इस्तेमाल करते हैं यू। इमेज के लिए होता है वी। तो ये जो u और v है ये डिस्टेंस होते हैं। कहाँ से डिस्टेंस होते हैं? फ्रॉम द पोल P। एवरी डिस्टेंस हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम पोल P। यहीं से लेते हैं डिस्टेंस सारा का सारा। अगर मान लो मैंने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो अब मैं P से मेजर करूँगा कि कितना डिस्टेंस पे है। दिस इज u। अब मान लो इमेज यहाँ कहीं पे बन रहा होगा, तो P से ही डिस्टेंस देखेंगे कितना इमेज बन रहा है। दिस इज V। तो हमारा जो रेफरेंस लाइन, ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या किया, U और V तो दिखा दिया। अब आपको साइन के बारे में सोचना पड़ेगा कि साइन हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, और साइन लेने के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन लेने के लिए बेसिक्स क्या है, क्या सोच के साइन लेंगे। तो जहाँ पे पोल है बच्चों वहाँ पे y एक्सिस ड्रॉ कर लो, और ये x एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को या आप x एक्सिस ले लो। अब हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हमने पढ़ा है बच्चों 10th क्लास में कि ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया आपका, ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव x एक्सिस होता है, यानी कि पोल से अगर मैं राइट की तरफ जाऊं तो मुझे पॉजिटिव x मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, सब कुछ डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। और अगर मैं P से लेफ्ट की ओर जाऊंगा तो डिस्टेंस कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव x होता है, वहाँ पर नेगेटिव x कोऑर्डिनेट होता है। P के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव y मिलने वाला है। दैट मीन्स हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा, और हाइट ऑफ द इमेज अगर इन्वर्टेड इमेज है तो वो चला गया नेगेटिव y एक्सिस में, तो मुझे नेगेटिव हाइट मिलेगी। तो साइन के बारे में बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जो आपने मैथ्स में पढ़ा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा है, बिल्कुल वही है ना। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला करेंगे हम लोग, उसमें भी साइन का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए साइंस का फंडा है। साइन, मैग्नीफिकेशन, एम से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस ऑफ v बाई यू मिरर के लिए। दूसरा फॉर्मूला भी होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है बच्चों। अगर हाइट ऑफ इमेज लंबा हो गया, हाइट ज़्यादा लंबा हो गया, तो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में जो मैग्नीफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 होगा। सिंपल सी बात है, ग्रेटर देन 1, यानी कि जब भी मैग्नीफिकेशन आपको ग्रेटर देन 1 मिलता है, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा मिल जाए हाइट ऑफ इमेज से, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, डिमिनिश, छोटा हो जाएगा हमारा इमेज, उस केस में m की वैल्यू 1 से कम होगी। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख लो कहाँ है, हमेशा लेफ्ट में लाई करेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो नेगेटिव ही लेंगे ना, -2, -3, -5 जो भी होगा उसका देख लेंगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस पे आपको ध्यान देने वाली बात है साइन। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे मिरर फार्मूला। 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। इसका भी डेरिवेशन क्लास 10th में नहीं है,
ठीक है बच्चों, क्लास 10 में तो खैर डेरिवेशन नहीं है। एक और फॉर्मूला लिख लो आप लोग, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, किसी की डेरिवेशन नहीं करनी है बच्चों, ये सिलेबस में नहीं है। बाकी हम लोग करने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, इसका यूज़ भी करेंगे। हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग जो कर रहे थे अपना लाइट का चैप्टर, आप लोगों ने देखा है अब तक, क्या क्या देखा है अब तक? डेफिनेशन ऑफ इंसिडेंट रे, डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन, यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं मिरर के लिए बहुत सारे रे डायग्राम्स। सबसे पहले बनाएंगे फ्लैट मिरर के लिए रे डायग्राम। सीधा फ्लैट मिरर, हमारे पास ये फ्लैट मिरर है ऐसा, दिस वन। और मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा इधर, और मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, ये मैं देख रहा हूं यहां से आई। तो क्या होता है बच्चों, देखो रे डायग्राम में तो बहुत सारे रेज पॉसिबल है, इनफाइनाइट रेज हैं, लेकिन मेरे को जो दिखे वो मुझे चाहिए ना, जो मेरे को दिखेगा। हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम एक ड्रॉ करेंगे ऐसे, और ये यहाँ से स्ट्राइक करके रे हमारे पास आएगा। ठीक है, यहाँ का रे स्ट्राइक करेगा, मेरे को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो ये भी आएगा मेरे पास। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे, इसी को मैं बैक ट्रेस करूंगा तभी तो मुझे मिलेगा रे डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो मुझे रे डायग्राम कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। मुझे दिखेगा कि इसके पीछे में ऐसा बन रहा है, तो रे डायग्राम की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो सीधी सीधी बनेगी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ऐसा बना सकते हैं हम लोग। तो हमारे को क्या दिखेगा कि इमेज यहाँ बन रहा है पीछे में। बहुत सारे केसेस हैं फ्लैट मिरर के लिए, आपको क्लास 10th में एक ही डायग्राम है, बाकी बहुत सारे डायग्राम नहीं होते हैं। क्लास 12th में जाओगे तो आपको फ्लैट मिरर के बारे में वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी एक दो डायग्राम है, दैट्स इट। बाकी आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बहुत सारे डायग्राम करने हैं, करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो आप लोग। ये आई को थोड़ा नीचे कर देना, क्योंकि ये फील्ड ऑफ व्यू बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये वाला लाइन। आज हम लोग कर लेते हैं कॉनकेव मिरर के लिए जितने भी रे डायग्राम है सारे कर लेते हैं। ये है, आराम से लिखना बच्चों, वीडियो लंबा होने वाला है, तो क्योंकि मैं धीरे धीरे आराम से बताऊंगा ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि कहीं भी आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए बुक खोलना पड़े और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास है केस नंबर 1, इसको नाम दे दो आप, केस 1 नाम दे दो। केस 1 में क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो कोई भी इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट होगा तो रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल रेज स्ट्राइक करेंगे, और जब भी पैरेलल रेज स्ट्राइक करते हैं दे कन्वर्ज टू ए पॉइंट कॉल्ड फोकस। ये फोकस है हमारा। दिस इज फोकस। ठीक है बच्चों, ये केस को भूलना नहीं है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इन इन्फिनिटी ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर, तो यही तो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा, मिलेगा हमारे को, बहुत ही छोटा सा मिलेगा, लेकिन रियल इमेज मिलेगा क्योंकि ये मिरर के फ्रंट में बन रहा है। दिस इज ए कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, केस 1। केस 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, केस नंबर 2। अब यहां लिख लो केस 2। केस 2 में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नोटबुक निकालो, सारे रे डायग्राम को अच्छे से उसको नोट डाउन करो। यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इन्वर्टेड इमेज यहाँ बनेगा बिटवीन सी एंड एफ। जब भी ऑब्जेक्ट हमारा सी के बियॉन्ड होगा तो उसका जो इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में होगा और इन्वर्टेड होगा,
कैसा बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टेड, और दूसरा कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड, सा छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड। और ये मिरर के फ्रंट में बन रहा है तो इसको बोलेंगे रियल इमेज। ठीक है, तो इमेज की प्रॉपर्टीज है व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। बहुत बार एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि प्रैक्टिस कम होती है, बहुत खूब सारी प्रैक्टिस करनी है आपको। ये हो गया हमारा केस नंबर 2। खूब सारी प्रैक्टिस करके सारे कन्फ्यूजन्स को भगाना है। इमेज नंबर 3, केस नंबर 3 लिखते हैं बच्चों, केस 3। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो क्या होगा? जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो हमारे पास इमेज बनेगा बियॉन्ड सी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा इमेज। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे? मैग्नीफाइड है, ये बड़ा इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। सेकंड केस में क्या बोलेंगे? रियल इमेज, क्योंकि ये मिरर के फ्रंट में बन रहा है, दिस इज रियल इमेज। ठीक है बच्चों, और इन्वर्टेड भी है, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, इमेज की प्रॉपर्टीज आप साथ में लिख लो, रे डायग्राम ड्रॉ करो। केस 3 का हेडिंग क्या, नाम क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, और ये इमेज की प्रॉपर्टीज है। ये सब अच्छे से लिखो बच्चों, धीरे धीरे आराम से पूरा समझना और अच्छे से समझना है। केस 4, केस नंबर 4, डायग्राम ड्रॉ करते जाओ बच्चों। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट, सेम साइज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। दूसरा, इन्वर्टेड। तीसरा, रियल इमेज। जब भी इमेज के फ्रंट में बनेगा तो रियल इमेज होगा। ये 3 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी पड़ेंगी। लिख लो बच्चों विथ रे डायग्राम। मैं हट जाता हूँ बीच से, क्लियर रे डायग्राम ड्रॉ हो रखा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 5, केस 5, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। ये पोल है, ये फोकस है, इसके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो इस केस में थोड़ा सा स्पेशल केस हो गया, ये आपको ध्यान में रखना, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। जब भी पोल और फोकस के बीच में होगा तो ये बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होगा। ध्यान से बच्चों, हाँ, बी केयरफुल। रे डायग्राम देख लो कैसे कैसे ड्रॉ हो रहा है। एक रे सीधा गया है, फिर वापस आ रहा है, तो जो भी रे सीधा जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को रिट्रेस करेगा तो सेंटर से पास करेगा। ध्यान में रखना बच्चों, रे डायग्राम आपको नोट डाउन करना है बहुत ही अच्छे से। रे डायग्राम 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, तभी इसी पाथ में वापस आ रहा है। देख रहे हो, पाथ चेंज नहीं हुआ है, इसी पाथ में वापस आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब रे यहाँ पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करे तो उसी लाइन में जाएगा रे, और कोई दूसरा पाथ में जाएगा ही नहीं। तो ये इसको एक और पैरेलल लाइन हमें यहाँ पे देना है, पैरेलल रे। जो भी पैरेलल रे जाएगा वो फोकस से पास करेगा, ये भी आपको समझना है। पैरेलल रे स्ट्राइक दिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस। फिर इन दोनों को हम लोगों ने बैक ट्रेस किया है तो ये इमेज बन गया। दिस इज हाईली मैग्नीफाइड। क्या बोलेंगे? मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? वर्चुअल इमेज बना है। बिहाइंड द मिरर को क्या बोलते हैं? वर्चुअल। और क्या प्रॉपर्टी है? और क्या प्रॉपर्टी है? रियल है? नहीं है, वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है, बिहाइंड द मिरर है। ठीक है बच्चों, मैग्नीफाइड है मीन्स बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा, और वर्चुअल इमेज है।
और इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरह ही ये भी इरेक्ट है, बिल्कुल सीधा। तो कॉनकेव मिरर में क्या सीखा आप लोगों ने? इरेक्ट है। इरेक्ट इमेज कब फॉर्म होता है? जब वो वर्चुअल हो, यानी बिहाइंड द मिरर हो, और वो मैग्नीफाइड भी होता है। आपको हर एक केस को अच्छे से समझ लेना है बच्चों, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दिमाग में, वरना मज़ा नहीं आएगा। ड्रॉ द रे डायग्राम और इमेज की प्रॉपर्टीज आप लिख लो। ये है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, इसको देख लो बच्चों, यूज क्या क्या है। ठीक है, हर एक मिरर का यूज होता है। देखो, यूज इन टॉर्च बीम लाइट्स में कॉनकेव मिरर होता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है दूर तक। और शेविंग करते हैं, मेकअप करते हैं, गर्ल्स मेकअप करती हैं, कोई भी मेकअप करता है। डेंटिस्ट मिरर में भी होता है कॉनकेव मिरर, वो ऐसा होता है मिरर, ये कर्व जैसा होता है, ताकि वो ऊपर रिफ्लेक्शन पूरा आए और दिखे। यूज इन सोलर फर्नेसेस टू प्रोड्यूस हीट, इसमें भी होता है बच्चों। इन्हें यूज सारे लिख लो आप, सारे यूज आपको लिखने चाहिए। ठीक है, किसका कहाँ यूज होता है, प्लीज मेक ए नोट। ठीक है, हाई बीम सोलर फर्नेस टू प्रोड्यूस हीट, क्योंकि एग्जाम में तो यूज आ ही जाते हैं। अब थोड़ा कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के भी। कॉन्वेक्स मिरर के ज़्यादा रे डायग्राम होते नहीं हैं, 1 या 2 होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बट हमारे को सब कुछ आनी चाहिए, अगर 1-2 भी हैं तो हमारे ओर से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा केस है ये? केस नंबर 1। इसमें हमने क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो रेज हमें कैसे बनाने हैं? पैरेलल रेज बनाने हैं, बिल्कुल ऐसा है ना, बिल्कुल देख रहे हो इमेज। और ये फोकस पे हम लोग कन्वर्ज कराएंगे इसको डॉटेड मिला के, तो एक पॉइंट इमेज बन सकता है फोकस पे। तो इसकी प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिखेंगे? इमेज बिहाइंड मिरर, यानी कि वर्चुअल बोलेंगे। ठीक है, वर्चुअल हो गया। और डिमिनिश्ड होता है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है बच्चों, तो हमारे को रे डायग्राम ड्रॉ करने आनी ही चाहिए। इसके बाद मैं यूज भी बताऊंगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, केस 2। ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, कहीं भी कोई भी पोजीशन हो सकता है ये। इस केस में हमारे को ये छोटा इमेज देगा और वर्चुअल इमेज देगा, है ना, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है ये। तो आप लिख लो डिमिनिश्ड। दूसरा क्या लिखेंगे? वर्चुअल। तीसरा क्या लिखेंगे? इरेक्ट। छोटा है, खड़ा है। और रे डायग्राम पे आपको ध्यान देना है बच्चों, कैसे कैसे रे डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। जहाँ पे भी 2 डॉटेड वाले लाइन मिलते हैं ना, वहीं पे क्रॉस सेक्शन पे हम लोग इमेज का हेड बनाते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट इट। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इसको बार बार ड्रॉ करना एग्जाम में, स्कूल में जब भी प्रैक्टिस करोगे एग्जाम के पहले बार बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी का जो साइड का मिरर होता है किसी भी व्हीकल में, 4 व्हीलर में ऐसा होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है बेसिकली, ताकि फील्ड ऑफ व्यू उसको बड़ा चाहिए, कितने थोड़ी से दूर पे भी अगर ऑब्जेक्ट हो तो हमें दिखनी चाहिए। और वहाँ लिखा भी होता है ना, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, सो बी केयरफुल, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और ये सिक्योरिटी मिरर में भी इस्तेमाल करते हैं मॉल्स वगैरह में देखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू चाहिए। तो इसका जो कर्व सरफेस होता है ना, ये इधर सिल्वरिंग है,
जिसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा मिलता है, रे कहीं से भी आ सकता है ना, फील्ड ऑफ व्यू इसका बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको दूर तक देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाई एरिया, लार्ज एरिया कवर अप होता है इसको देखने के लिए, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको नोट कर लो। तो हम लोग अभी इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, फार्मूला भी देखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो रे डायग्राम आपको अगर अच्छे से आ गया है तो अब आपको आसानी होगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर पे, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, spherical mirror produces an image of magnification -1 on a screen placed at a distance of 50 cm from the mirror। स्क्रीन और मिरर के बीच में 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। बोला गया है राइट द टाइप ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन देख लो बच्चों, माइनस में मैग्निफिकेशन है, माइनस में मैग्निफिकेशन का मतलब है इन्वर्टेड इमेज है, और कॉनकेव मिरर जनरली इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म करता है। तो टाइप ऑफ मिरर जो बोला गया है वहाँ लिख सकते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हमारे को जो आंसर 1 आएगा ये आएगा कॉनकेव मिरर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब कॉनकेव मिरर है तो हम लोग मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। कॉनकेव मिरर बच्चों कैसा होता है? ऐसा होता है। साइन कन्वेंशन मैंने आपको पहले ही सिखाया था। क्या सिखाया था? कि जब भी हमारे को पोल से लेफ्ट की ओर जाना होगा तो नेगेटिव लगाएंगे, पोल से राइट जाना होगा तो पॉजिटिव वाला डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो हमें साइन कन्वेंशन का वही इस्तेमाल करना है। फोकल लेंथ पोल के नेगेटिव में होता है तो मैं क्या लिखूंगा? फाइंड करनी है, मुझे पता नहीं है। मैग्निफिकेशन -1 है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मुझे पता है, m = -v/u किसी भी मिरर के लिए, और m की वैल्यू -1 तो v = u मिल जाएगा मुझे, और u गिवन है 50 सेंटीमीटर, यानी कि v भी 50 हो गया, तो v हो गया -50, u भी हो गया -50। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस केस में v = u है, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों ही मिरर के सामने में होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा, तो दोनों की डिस्टेंस भी नेगेटिव होगी, v भी नेगेटिव u भी नेगेटिव, तो फोकल लेंथ मुझे क्या मिल जाएगा? -2/50, और वी कैन से -25 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया, इजी है। तो हर एक चीज़ों को आप समझते हुए जाओ और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो, अपने आप आएगा। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो रे डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं। अब यहां पर जो मैग्निफिकेशन गिवन है बच्चों -1, ये तभी पॉसिबल है जब कॉनकेव मिरर के सेंटर पे रखा गया हो ऑब्जेक्ट। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर पे आप ऐसे दिखाओ और इमेज तो यहीं बनेगा लाइक दिस, तभी ये -1 पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे फोकस दिखा दो ऐसे, तो एक रे आप सीधा जाने दो, ये फोकस से पास करेगा और इसके टिप से होते हुए निकलेगा ऐसे, बढ़िया। एक रे आप फोकस से जाने दो डायरेक्ट ऐसे, तो कोई भी रे अगर फोकस से पास करेगा तो वो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये ऐसे रे पास करेगा। जहां पर दो रे इंटरसेक्ट हो गए वहां पे इमेज ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग इमेज को बड़े आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको नोट कर लो प्लीज।
आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर बेटे याद रखना, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब कॉनकेव मिरर, डाइवर्जिंग मिरर का मतलब कॉन्वेक्स मिरर। ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्या आंसर दिया जाए, किस केस में ये पॉसिबल है। कन्वर्जिंग मिरर है हमारे पास, हम लोगों ने अभी किया था बहुत सारे केसेस, तो आप कन्वर्जिंग मिरर ड्रॉ करोगे, अगर ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है, तो हमारे पास जो इरेक्ट इमेज एक ही केस में देता है कन्वर्जिंग मिरर, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, इसी केस में देगा और किसी केस में नहीं देगा बच्चों। तो ये रे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, दिस परपेंडिकुलर जाएगा, स्ट्राइक करेगा, फिर इसी डायरेक्शन में ये वापस आएगा ऐसा सेंटर से, और अगर यहाँ मैं पैरेलल रेज अगर भेजता हूँ तो ये फोकस से आएगा ऐसा, और इसको मैं पीछे की तरफ ट्रेस कर दूँ, बैक ट्रेस, तो मुझे ये यहाँ पर मिलेगा, दिस इज दी मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज बना है ये। ठीक है बच्चों, ये केस हम लोग कर चुके हैं पहले भी, कोई भी केस बचा नहीं है हमारे पास, तो जरूर से उस टेबल में जाएंगे और याद करेंगे बैक फ्लैश में जाके क्या किया था। ठीक है, तो ये सब केसेस आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो ये सब आपको मेमोरी में होना चाहिए। विल द इमेज बी बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स बिगर ही होगा। ड्रॉ ए रे डायग्राम, तो रे डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आंसर को अच्छे से ड्राफ्ट करना है स्कूल में, ताकि हमें एक भी मार्क्स लूज नहीं हो। प्लीज मेक ए नोट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर। देखो बच्चों, स्फेरिकल मिरर वर्ड सुन के आप घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों का स्फेरिकल मिरर भी बोल सकते हैं। देखो नए नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन मेरे को मिल गया +3। एनालाइज दिस वैल्यू एंड स्टेट द टाइप ऑफ मिरर। +3 मिल रहा है, एंड पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। क्या करें, +3 है यानी कि हाईली मैग्निफाइड है। हाईली मैग्निफाइड, क्या किया जाए, ये तो हमारे पास कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है। हाईली मैग्नीफाइड देता कौन है, हाईली मैग्नीफाइड तो कॉन्वेक्स ही देता है ना, और कॉनकेव तब देता है जब हमारे पास फोकस और पोल के बीच में हो। और ये +3 है यानी कि इरेक्ट, जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो यानी कि इमेज इज इरेक्ट, इसका ध्यान रखना है। तो एनालाइज दिस एंड स्टेट द टाइप ऑफ मिरर। तो कॉनकेव में क्या होता है, हमारे पास एक पर्टिकुलर केस होना चाहिए, है ना। यहां पर अगर इमेज है तो ये बनेगा इसका मैग्नीफाइड, अगर यहां ऑब्जेक्ट है तो ये बनेगा इसका मैग्नीफाइड इमेज +3। और जब हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो बनता है, ये डाइवर्जिंग मिरर है बेसिकली। तो डाइवर्जिंग मिरर में जो बनाएंगे तो इसमें भी छोटे इमेजेस बनते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस इज ए टाइप ऑफ कॉनकेव मिरर, क्योंकि काफ़ी मैग्नीफाइड इमेज है। सो दिस क्वालिफाइज फॉर दिस +3 वाला मैग्निफिकेशन। टाइप ऑफ मिरर कॉनकेव, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर पोल, तो पोल के राइट में बनेगा ये, राइट साइड ऑफ द पोल यानी कि बिहाइंड द मिरर। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। तो हम लोग पहले भी बना चुके हैं, एक रे आपको सीधी बनानी होती है, ये कि सेंटर से पास करता है। एक रे पैरेलल बना दो जो आपको फोकस से पास करेगा, दोनों को मीट करा दो तो आपका फाइनल इमेज बन जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ ऐसा कुछ बहुत खास बात नहीं है। दूसरा कर लेते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे corresponding to an incident ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror and show the angle of incidence and angle of reflection. देखो बच्चों, हमें सिर्फ रे डायग्राम ड्रॉ करने को बोला गया है. पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे corresponding to an incident ray parallel to the principal axis of a convex mirror. तो आप फटाफट कॉन्वेक्स मिरर ऐसे ड्रॉ कर लो. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हो गया ये, और ये हमारे लिए है प्रिंसिपल एक्सिस. तो कोई भी रे डायग्राम अगर यहाँ पे आएगा, ऐसे स्ट्राइक करेगा, तो क्या होगा? स्ट्राइक करेगा भाई, रिफ्लेक्ट होगा. तो रिफ्लेक्शन आप ऐसे दिखा दो, दिस इज द नॉर्मल. ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. जहाँ पे भी रे स्ट्राइक करता है वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और हम लोग दिखा देते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है. ठीक है बच्चों, इजी है. ये ट्राई करके देखते हैं. 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर. यू गिवन है -12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ गिवन है +15 सेंटीमीटर. गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन. तो सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारे पास 1/, फोकल लेंथ 1/v + 1/u. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/15. v कितना होगा? v हमें नहीं मालूम, u गिवन है -12. ये हो जाएगा. तो यहां से जो v निकालेंगे हम लोग, हो जाएगा 15 × 12/27. दिस इज 5 3 जा, दिस इज 9 3 जा, 4 3 3 3. तो v आ गया 20/3 सेंटीमीटर. v पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, इसका मतलब है बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा. ठीक है, उस तरफ, मिरर की दूसरी तरफ. गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेते हैं. मैग्निफिकेशन क्या लिखते हैं हम लोग किसी मिरर के लिए? -v/u. v हमारे पास आ गया है 20/3, u गिवन है -12. ठीक है, 3 4 जा और 5 4 जा, ये हो जाएगा 5/9 मैग्निफिकेशन. एम आई राइट? 3 4 5 4. ठीक है, यानी कि 1 से कम है तो थोड़ा छोटा बनेगा. छोटा बनेगा. मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आएंगे. पॉजिटिव है और छोटा है, यानी कि ये छोटा ही बनेगा. सही बात है, डिमिनिश्ड बनना भी चाहिए. कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश्ड यानी कि छोटा वाला इमेज बनता है. व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस? देखो आ गया ना. गिव रीजन फॉर यूजिंग दिस मिरर. सोलर फर्नेस में बच्चों हम लोगों ने देखा था अभी, कॉनकेव मिरर फॉर्म होता है. और सोलर फर्नेस का काम क्या है? वो जितने भी सनलाइट आते हैं उसको कन्वर्ज कराता है, एक पॉइंट पे मीट कराता है. तो मीट कराने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन होगा? कन्वर्जिंग मिरर होगा. जितने भी सन रेज आएंगे उसको एक पॉइंट पे मीट कराएगा ताकि एनर्जी, हीट एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाए. फिर उस हीट एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं कहीं भी. ठीक है, तो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करने का काम, कन्वर्ज करने का काम कन्वर्जिंग मिरर करेगा, यानी कॉनकेव मिरर करेगा. है ना बच्चों, इजी है. आगे लेंस का क्वेश्चन दिया गया है. हालांकि लेंस हम लोगों ने अभी किया नहीं, अभी आने वाले इस क्वेश्चन को खत्म करके लेंस से स्टार्ट करना है हमारे को. पूरा बेसिक से मैं बताऊंगा किस तरीके का लेंस होता है, लेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. खत्म है, तो कितनी जल्दी जल्दी खत्म कर लिया हम लोगों ने. लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप बिंदास पूछ सकते हो. अभी हम लोग लेंस करने वाले हैं. ठीक है बच्चों,